नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज सामान्य ज्ञान का अपना मॉक टेस्ट नंबर जो है 2 अपन देखते हैं बिना आपका समय गवाए हुए। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। बिल्कुल क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। आप पेन कॉपी हाथ में लेकर रखिए और आप देखिए, अपने आप को चेक करिए। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। आप चेक करिएगा आप कितने सही कर पाते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपका बन रहा है। रेडियोधर्मिता के दौरान ये विकिरण निकलते हैं, आपको पता होगा। अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये 3 टाइप के विकिरण निकलते हैं। तो इन ये पूछा जा रहा है कि जो रेडियोधर्मिता के दौरान निकलने वाले विकिरण है अल्फ़ा, बीटा और गामा, इनके निकलने के बाद जो है अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बचता है। तो आप लोग सोचिए इसका उत्तर। मैं आपको बता देता हूँ, इसका उत्तर जो है पीबी। पीबी जिसे सीसा भी कहते हैं, याद रखिएगा, सीसा बचता है इनके अंतिम उत्पाद के रूप में। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप, छपेगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सीसा। और सीसा का अयस्क क्या है। अगर पूछा जाता है कि सीसा का अयस्क क्या है तो याद रखिएगा गैलेना। गैलेना जो है सीसा का अयस्क अयस्क है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि गैलेना किसका अयस्क है। याद रखिएगा सीसा का अयस्क होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर TeL दिख रहा है, TeL इसका मतलब क्या होता है, ये होता है एंटी नॉकिंग कंपाउंड होता है ये। ठीक है, TeL जो है ये एंटी नॉकिंग कंपाउंड होता है। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेटा इथाइल लेड। ट्रेटा इथाइल लेड याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंटी नॉकिंग कंपाउंड अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा उसके लिए जो है टेल संबंधित है एंटी नोकिंग कंपाउंड से। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इथाइल की बात याद आई है, याद रखिएगा ई फॉर इथाइल है ना, इथाइल। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जो है पीने वाली कौन सी इथाइल होती है। तो याद रखिएगा इथाइल अल्कोहल जो है, इथाइल अल्कोहल जो है वो पीने वाली इथाइल होती है। ठीक है, अल्कोहल होती है इथाइल अल्कोहल, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है इथाइल और मिथाइल में, याद रखिएगा। इथाइल और मिथाइल अल्कोहल में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि मिथाइल अल्कोहल पीने वाली है कि इथाइल अल्कोहल पीने वाली है। याद रखिएगा इथाइल अल्कोहल पीने वाली है। और मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ, याद रखिएगा, ऐसे याद रख लीजिएगा कि मिथाइल अल्कोहल पिएंगे तो मर जाएंगे, मतलब मिथाइल अल्कोहल पेय नहीं होती है, इथाइल अल्कोहल पेय होती है। याद रखिएगा ये जो ट्रेटा इथाइल लेड है, ये जो है ये बिल्कुल आपका एंटी नॉकिंग कंपाउंड है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा मैं आपको यहाँ पर बता नहीं सकता, ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि ये एक मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है और आप लोग को पूरा सॉल्यूशन भी देना है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इथाइल अल्कोहल पीने वाली, मिथाइल अल्कोहल पेय नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बच्चे के जन्म के समय कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हाई लेवल के हैं। ठीक है, तो आप बताइए, इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जो है रिलीज होता है, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी टर्म आ सकती है कि लव हार्मोन भी ऑक्सीटोसिन की जगह में जो है आ सकती है। ठीक है, मिल्क भी, एक मदर के अंदर मिल्क भी इसी से प्रोड्यूस होता है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, हार्मोन हार्मोन की बात आई है, याद रखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि सॉरी, अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो है हार्मोन्स जो है रिलीज़ होते हैं। ठीक है, और ये सीधे जाके ब्लड में आपके मिल जाते हैं, सीधे आपके रक्त में मिलते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हार्मोन्स जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं और सीधे रक्त में जाकर मिलते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ याद रखिएगा वो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, मतलब नसें नहीं होती हैं। अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं डक्टलेस डक्टलेस होती हैं, नसें नहीं होती है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। और मेलानिन, मेलानिन दिख रहा है, आपकी त्वचा का रंग जो है, आपके बालों का रंग, ये सारा का सारा मेलानिन उसके लिए जो है जिम्मेदार होता है। लैक्टोज दिख रहा है, लैक्टोज के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि लैक्टोज किस में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। याद रखिएगा, इससे पहले भी मैंने मॉक टेस्ट का सेट नंबर 1 डाला हुआ है, सेट नंबर 1 डाला हुआ है, वो भी काफ़ी शानदार, उसमें भी क्वेश्चन हैं, तो उसको भी आप लोग ज़रूर अटैम्प्ट करिएगा। ठीक है, आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, आप किसी भी की तैयारी कर रहे हो, या फिर एसएससी CGL MTS हवलदार, या फिर SSC CHSL, या फिर आरआरबी एनटीपीसी CVT2, या आरआरसी ग्रुप डी के जो हैं, कोई भी आप एग्ज़ाम, या स्टेट PCS स्टेट एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, इन क्वेश्चनों को जरूर करके जाइएगा। ये आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करवाएंगे। ठीक है, और सीधे आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। 1921 में, अगला प्रश्न है आपका, 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है, सारे के सारे शानदार क्वेश्चन लिए गए हैं। तो याद रखिएगा, पहली चीज़ तो यही हो गई कि भारतीय यूनिवर्सिटी की स्थापना, विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। याद रखिएगा 1921 में की गई थी। और इसकी स्थापना याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना
किए थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और रविंद्रनाथ टैगोर को याद रखिएगा गुरुदेव जो है महात्मा गांधी जी ने कहा था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव जो है महात्मा गांधी ने कहा था। और रविंद्रनाथ टैगोर को बार्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और गांधी जी को भी एक क्वेश्चन और आता है कि गांधी जी को जो है महात्मा किसने कहा था, तो याद रखिएगा गांधी जी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही कहा था, राष्ट्रपिता जो है बोस ने कहा था, याद रखिएगा, ठीक है। ये काफ़ी ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। और जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ कृतियाँ आपको, गीतांजलि, गीतांजलि तो याद ही होगा। आप गीतांजलि के बारे में भी ज़रूर बताइएगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताइएगा गीतांजलि के बारे में कुछ तथ्य आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और काबुली वाला भी रविन्द्रनाथ टैगोर की ही जो है रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्वचा के कैंसर के इलाज में निम्नलिखित में से कौन मदद करता है, याद रखिएगा फास्फोरस 32। फास्फोरस 32 जो है त्वचा के कैंसर में, स्किन कैंसर के इलाज में जो है हेल्प करता है। और आयोडीन 132 दिख रहा है, ये जो है थायराइड ग्रंथि के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दो 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 जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार आ चुका है। पहली भारतीय महिला पायलट कौन थी, याद रखिएगा सरला ठकराल। सरला ठकराल जो है पहली भारतीय महिला पायलट थी। और इन्हें 1936 में, याद रखिएगा, इन्हें 1936 में जो है 21 वर्ष की आयु में लाइसेंस मिल गया था पायलट बनने का, ठीक है, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अन्ना चांडी के बारे में बताइए, सुचेता कृपलानी के बारे में बताइए, और फातिमा बीवी के बारे में बताइए। तीनों के तीनों ईजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, अन्ना चांडी, सुचेता कृपलानी और फातिमा बीवी। आप थोड़ा सा गूगल करके अगर आप खुद ट्राई करेंगे इन क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चंस के चूँकि बहुत ज़्यादा बुकों में भी मिल जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। आप थोड़ा सा, अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल की सहायता से इनको देखिए, आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। फिर मैं बता दूंगा अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो। क्योंकि मैं अभी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें जो भी महिलाएं हैं जिन्होंने पहली बार कुछ किया हुआ है, उनके बारे में मैं एक वीडियो लाऊंगा। स्टैटिक जीके का पूरा कोर्स 100 से 150 टॉपिक उसमें करवाए जाएंगे, उसमें एक महिलाओं का टॉपिक भी रहेगा, ठीक है। तो उसमें अपन ये सब कवर कर लेंगे। अभी आप गूगल करके ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न है, पहला रणजी ट्रॉफी का मुकाबला किन के बीच खेला गया था। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। तो याद रखिएगा पहला रणजी ट्रॉफी तो याद रख लीजिए, क्रिकेट की ट्रॉफी है, ठीक है। और पहला रणजी का मुकाबला खेला गया था मद्रास और मैसूर के बीच में, याद रखिएगा मद्रास बनाम मैसूर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा मद्रास वर्सेस मैसूर के बीच में जो है पहला रणजी ट्रॉफी का मैच खेला गया था। और सबसे ज़्यादा बार मुंबई जीता हुआ है रणजी ट्रॉफी, ये बात भी याद रखेगा। अभी रणजी ट्रॉफी का 5000वां मैच भी खेला गया है, किसके किसके बीच में खेला गया है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा करंट का क्वेश्चन है। 5000वां मैच भी अभी खेला गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका दुलंभा कोल माइंस ये कहाँ पर हैं। तो याद रखिएगा दुलंभा कोल माइंस जो है उड़ीसा में है। उड़ीसा में दुलंभा कोल माइंस आपको देखने को मिल जाती हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, ठीक है, उड़ीसा में मिल जाएंगी दुलंभा कोल माइंस। और तमिलनाडु दिख रहा है, तमिलनाडु में याद रखिएगा एक त्यौहार तमिलनाडु का याद रखिएगा, थाई पूसम जो है ये तमिलनाडु का त्यौहार है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है, ठीक है। और लावड़ी और तमाशा आपके महाराष्ट्र में होता है, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कड़कनाथ मुर्गा जो है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, ठीक है, भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है जिसको हबीबगंज का नया नाम बना दिया गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, ठीक है। एक और एक इसरो की जो मास्टर कंट्रोल यूनिट है उसका जो है मास्टर कंट्रोल यूनिट इसरो की जो है हासन में है, याद रखिएगा। और इसका क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में बनाया गया है ना। और एक बायो सीएनजी प्लांट भी मध्य प्रदेश के इंदौर में लगाया गया है। इंदौर सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर है लगातार 5वीं बार भारत का। और इंदौर भारत की पहली वाटर प्लस सिटी भी है। तो ये सारी चीज़ें आप मध्य प्रदेश के बारे में याद रख सकते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश से अमरकंटक प्लेटू से जो है नर्मदा नदी निकलती है जो कि पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इसके साथ ताप्ती भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि मध्य प्रदेश से ही निकलती है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट शब्द को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कैबिनेट जो है अपने मूल संविधान में नहीं था, इसको जोड़ा गया था, याद रखिएगा, मूल संविधान में बिल्कुल नहीं था, इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और माइनॉरिटी अपन एक यूज़ करते हैं ना, माइनॉरिटी भी 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ये मूल संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। ये आप 69 संविधान संशोधन मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और 21वां भी बताइएगा। एक और पूछता हूँ आपसे, आर्टिकल नंबर 19A1
ये किससे संबंधित है? आर्टिकल नंबर 19A1, ठीक है, ये किससे संबंधित है? आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ये जितने भी पूछे मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और बताइएगा आर्टिकल 129, मैं आपको इसका तो बता देता हूँ, जो है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय है, ये कहता है आर्टिकल 129। मैंने जितने पूछे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, साइंस सिटी ऑफ तपेसिया कहाँ पर है? ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। साइंस सिटी ऑफ तपेसिया कहाँ पर है? याद रखिएगा असम में है साइंस सिटी ऑफ तपेसिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? याद रखिएगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के अध्यक्ष जो हैं इस होते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के अध्यक्ष होते हैं। और एक बात, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के जो है अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रीय आपदा जो प्रबंधन संस्थान है वो कहाँ पर है? वो तो नई दिल्ली में है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्वचा के कैंसर के इलाज के लिए किस लेज़र का उपयोग किया जाता है? अभी हमने देखा था कि फास्फोरस 32 जो है स्किन कैंसर में यूज़ होता है, उसके अलावा लेज़र भी यूज़ होता है। ये तीनों की तीनों लेज़र होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। याद रखिएगा त्वचा के कैंसर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, आर्गन लेज़र और न्यूडाइनियम लेज़र, इन तीनों का उपयोग किया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और त्वचा का कैंसर यूवी रेस से हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चूहों की क्लोनिंग, चूहों की क्लोनिंग में क्या उपयोगी होता है? ठीक है, किस शब्द का उपयोग करते हैं? सीधे सीधे याद रखिएगा, चूहों की क्लोनिंग के लिए रोडेंटोसाइट्स, रोडेंटोसाइट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। रोडेंटिसाइड्स जो है, रोडेंटिसाइड्स जो है इसका चूहों की क्लोनिंग से संबंधित एक शब्द है, बिल्कुल आप इसको रट लीजिए, चाहे आप जो मन करे वो करिए, लेकिन इसको रट लीजिए, काफ़ी बार आता है। और ब्रोमीन दिख रहा है, ब्रोमीन जो है कमरे के तापमान पर, मतलब रूम टेम्परेचर पर जो है एक ऐसी जो है अधातु है जो रूम टेम्परेचर पर जो है तरल के रूप में रहती है, ये ब्रोमीन है। और अगर धातु पूछा जाता है, अगर रूम टेम्परेचर पर तरल के रूप में रहने वाली धातु पूछा जाता है तो वो पारा हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जबकि अधातु ब्रोमीन जो है रूम टेम्परेचर पर जो है वो तरल रूप में रहती है, इसका उत्तर हो जाएगा रेडेंटोसाइट्स, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मैंने आपको अभी तक एक भी समय बर्बाद नहीं किया है, अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, मूल्यवान समय है आपका, ठीक है, इतने में आप पढ़ लेंगे कुछ और। आगरा का किला, आपको अगला बताना है, आगरा का किला किसने बनवाया था? याद रखिएगा आगरा फोर्ट जो है अकबर ने बनवाया था 65 से 73, मतलब 1565 से 1573 के बीच में, 1565 से 1573 के बीच में आगरा फोर्ट को अकबर ने बनवाया था, याद रखिएगा। अब शाहजहाँ कहाँ गया आप पूछेंगे, तो शाहजहाँ ने मोती मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, याद रखिएगा, काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, आगरा का मोती मस्जिद और ताजमहल को शाहजहाँ ने बनवाया था, जबकि आगरा का फोर्ट जो है अकबर ने बनवाया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तंबाकू पर अगर बैन किसने लगवाया था पूछता है, तो जहांगीर ने तंबाकू पर बैन लगवा दिया था, न्याय की जंजीर भी जहांगीर ने जो है लगवाई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, ये भी बात याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? अभी इस प्रश्न से मैं आपको बहुत सारे जो है क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा कांग्रेस अधिवेशन 1916 का जो है इसकी सेशन की अध्यक्षता करी थी अंबिका चरण मजूमदार ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं जितने भी बोल रहा हूँ जो है पॉइंट्स उनको ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें नरम दल और गरम दल मिले थे, याद रखिएगा, ये 1916 का कानपुर अधिवेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें नरम दल और गरम दल मिले थे, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नरम दल और गरम दल को मिलाने का काम किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था, याद रखिएगा, एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट ने लखनऊ पैक्ट में किया था गरम नरम दल और गरम दल को मिलाने का काम, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो लखनऊ पैक्ट, इसको लखनऊ पैक्ट भी बोला जाता है एक्चुअली में, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन इसको लखनऊ पैक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो लखनऊ पैक्ट बोला जाता है, मैंने शायद कानपुर बोल दिया था क्या? कानपुर मैंने धोखे से बोल दिया था, इसको लखनऊ पैक्ट बोला जाता है, याद रखिएगा, इसको लखनऊ पैक्ट बोला जाता है। और इस लखनऊ पैक्ट में एनी बेसेंट ने गरम दल और नरम दल को मिलाने का काम किया था। एनी बेसेंट वही हैं जो पहली महिला अध्यक्षा थी, जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है पहली महिला अध्यक्षा थी, एनी बेसेंट, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1917 के अंदर जो है कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने करी थी, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जो 1916 का जो है ये लखनऊ पैक्ट है, इसको हिंदू मुस्लिम
यूनिटी पैक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल गए थे। इनको मिलाया किसने था? याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको मिला दिया था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी के राजदूत या हिंदू मुस्लिम यूनिटी के जो है एम्बेसडर जिन्ना को बोला जाता है। और इनको ये शब्द जो है हिंदू मुस्लिम जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के राजदूत इनको किसने बोला था? तो सरोजिनी नायडू ने बोला था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सरोजिनी नायडू वही महिला है जिन्होंने 1925 में जो है कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट तो पहली महिला थी, लेकिन वो भारतीय नहीं थी, लेकिन सरोजिनी नायडू जो है ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1925 में जो है कानपुर अधिवेशन के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। इन्हें नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत कोकिला भी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो है सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं को रिप्रेजेंट भी किया था सरोजिनी नायडू ने। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से सेकेंड जो है गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ और सिर्फ गांधी जी गए थे। और अगर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में कौन गया था? तो बी आर अम्बेडकर जो है तीनों सम्मेलनों में गए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। याद रखिएगा, ये मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं बिल्कुल आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इनमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध जन्मस्थली लुम्बिनी। तो याद रखिएगा, बौद्ध जन्मस्थली लुम्बिनी। यही इस क्वेश्चन हो जाता है कि लुम्बिनी क्या है? बौद्ध जन्मस्थली है। इसमें रोमन देई का अभिलेख है, ये किसने बनवाया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको अशोक ने बनवाया था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अशोक का पिता है बिंदुसार। याद रखिएगा, बिंदुसार को मित्रघात भी बोला जाता है। और बिंदुसार किसका लड़का है? तो बिंदुसार लड़का है, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य वही है जिसने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूजन होता है। बिंबिसार याद रखिएगा, बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश का है। ठीक है, याद रखेंगे, हर्यक वंश वही है जिसका काला शोक और अजातशत्रु दोनों हर्यक वंश के ही हैं, और इन्हें पितृहंता वंश भी बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की डेथ एनिवर्सरी, मतलब जो जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की डेथ एनिवर्सरी के दिन जो है समर्पण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कब मनाया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट से भी ऊपर इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, छपेगा ये क्वेश्चन। 11 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की डेथ एनिवर्सरी को समर्पण दिवस के रूप में 11 फरवरी को मनाया जाता है। एक आपको 23 जनवरी भी याद रखना है। 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस मनाया जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। ठीक है, 16 जनवरी को जो है स्टार्टअप दिवस मनाए जाने की घोषणा करी गई है। 15 नवंबर को जो है जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई है, 15 नवंबर को। और जनजाति गौरव दिवस के एक दिन बाद 16 नवंबर को कैग ऑडिट दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 26 दिसंबर को याद रखिएगा वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। इन सबको आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने मुझे याद आए मैंने बता दिया आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, गांधी जी जो है हाफ नेकेड अर्धनग्न कहाँ पर हो गए थे? याद रखिएगा, मदुरई में जो है, मदुरई तमिलनाडु में गांधी जी जो है हाफ नेकेड हो गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर, सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर जो है होनोलुलु में है। याद रखेंगे, होनोलुलु कहाँ पर है? तो होनोलुलु जो है प्रशांत महासागर के पास हवाई यूएसए में पड़ता है। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एटॉमिक नंबर क्या दर्शाते हैं? तो एटॉमिक नंबर याद रखिएगा, तत्व में प्रोटॉनों की संख्या को एटॉमिक नंबर दर्शाते हैं। और अगर मास नंबर अगर आपसे पूछता है, अगर आपसे मास नंबर किसे दर्शाते हैं, तो याद रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को मास नंबर द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक और बता देता हूँ आपको, आइसोटोप्स आपने जाने होंगे। तो आइसोटोप्स जो है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नवरोज जो है किस समुदाय का नव वर्ष होता है? याद रखिएगा, नवरोज पार्शियन नव वर्ष होता है। याद रखेंगे, पार्शियन या ईरानी नव वर्ष को नवरोज कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शकरेन त्योहार ये पतंगों का त्योहार, ये कहाँ पर मनाया जाता है आपके? तो याद रखिएगा, बांग्लादेश में शकरेन पतंगों का त्योहार मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक और मैं आपको एक फैक्ट आपको बताना मुझे याद आ गया, काफ़ी बार पूछा जाता है, सीता बनी। याद रखिएगा, सीता बनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है? याद रखिएगा, उत्तराखंड में है सीता बनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका तो शकरेन पतंगों का त्यौहार तो बांग्लादेश में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला लेबर म्यूजियम कहाँ पर खोला गया है? याद रखिएगा, केरल में भारत का पहला लेबर म्यूजियम खोला गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, एंथ्रेक्स वैक्सीन को किसने खोजा था? याद रखिएगा, लुई पास्चर ने जो है एंथ्रेक्स वैक्सीन को खोजा था। और एंथ्रेक्स जो है
एंथ्रेक्स ये बायो वेपन के रूप में भी यूज़ किया जाता है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पाश्चराइजेशन भी लुई पाश्चर ने ही खोजा था। इसमें जो है दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर जो है 30 मिनट के लिए और 71.2 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड के लिए जो है दूध को गर्म किया जाता है। ये पाश्चराइजेशन कहलाता है, ठीक है। इसको भी लुई पाश्चर ने ही खोजा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तोशाली क्राफ्ट मेला कहाँ पर लगता है? तो याद रखिएगा तोशाली क्राफ्ट मेला या शिल्प मेला भी इसको बोल सकते हैं। तोशाली क्राफ्ट मेला याद रखेंगे उड़ीसा में लगता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में तोशाली क्राफ्ट मेला लगता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तोशाली नेशनल क्राफ्ट मेला उड़ीसा में लगता है, ठीक है। उदयगिरी और खांडगिरी की गुफाएं भी उड़ीसा में हैं। और याद रखिएगा एक फरीदाबाद में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, सूरज कुंड मेला है, सूरज नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। मैं आपको अगले जो है वीडियो में बता दूंगा, मैं आपको गलत जानकारी नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, फरीदाबाद में भी एक क्राफ्ट मेला लगता है, इतना मुझे ज़रूर याद है, अभी याद नहीं आ पा रहा है मुझे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इकोलॉजी शब्द को किसने गढ़ा था? इकोलॉजी शब्द को याद रखेंगे, इकोलॉजी शब्द को गढ़ा था अर्नस्ट हैकल ने। इकोलॉजी किसको बोला जाता है? स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट को इकोलॉजी बोला जाता है, और इसे अर्नस्ट हैकल ने जो है गढ़ा था। यहाँ पर टेंसले दिख रहे हैं, टेंसले ने इकोसिस्टम को गढ़ा था। दोनों में काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। इकोलॉजी को याद रखिएगा, अर्नस्ट हैकल ने गढ़ा था, और टेंसले ने इकोसिस्टम को गढ़ा था। काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर जोहानसन दिख रहे हैं, ठीक है। तो जीन शब्द को अगर पूछा जाता है तो जीन शब्द को जोहानसन ने गढ़ा था, ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन से हैं जिनका सबसे लंबा कार्यकाल था? तो याद रखेंगे अबुल कलाम आज़ाद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। और इन्हीं का कार्यकाल जो है INC में सबसे लंबा कार्यकाल था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और धन निष्कासन का सिद्धांत अगर पूछा जाता है किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डिज़ास्टर शब्द। डिज़ास्टर शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा डिज़ास्टर एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है डिज़ास्टर। इसको ऐसे लिखते हैं DISATER, डिज़ास्टर। ये एक ग्रीक शब्द है और इसका मतलब होता है, याद रखिएगा, बैड स्टार। बैड स्टार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट जहाँ भी पूछा जाता है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डिज़ास्टर का मतलब क्या होता है। याद रखिएगा बैड स्टार, ये एक ज्योतिष से संबंधित शब्द है, ठीक है। याद रखेंगे ग्रीक वर्ड है। बैड स्टार मतलब आपके तारे खराब चल रहे हो तो डिज़ास्टर आता है, ऐसे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट से संबंधित एक बेहतरीन क्वेश्चन है कि सार्क का आपदा प्रबंधन जो है सेंटर ये कहाँ पर है? याद रखिएगा सार्क का आपदा प्रबंधन सेंटर, याद रखिएगा, नई दिल्ली में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2006 में बना था सार्क का आपदा प्रबंधन जो है सेंटर। और मुझे आप सार्क के बारे में जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसमें कितने देश आते हैं और यहाँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ज़रूर बताइएगा। इसका हेडक्वार्टर इन्हीं में से कहीं है, और इसकी पहली बैठक भी कहाँ हुई थी, इन्हीं ऑप्शंस में से कोई है, आप ज़रूर बताइएगा मुझे। और कोलंबो का मैं ज़रूर बता देता हूँ, एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर जो है कोलंबो में है, याद रखिएगा। और श्रीलंका में जो है इस समय आपात स्थिति है, आपातकाल लगा हुआ है, तो कोलंबो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। श्रीलंका में नेशनल पार्क भी है, आप ज़रूर बताइएगा। श्रीलंका के साउथ एरिया में एक नेशनल पार्क पड़ता है, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी कहाँ पर है? याद रखेंगे माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी एक सुप्त ज्वालामुखी है और तंजानिया में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो आज का प्रश्न जो है समाप्त होता है, ठीक है। समाप्ति की घोषणा की जाती है आज के प्रश्न में। एक मैं आपको और टर्म बता देता हूँ। अगर आपसे पूछता है प्रति व्यक्ति आय को कैसे निकाला जाता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आय जो होती है ना, जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें टोटल पॉपुलेशन को अगर भाग दे दिया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय हो जाती है। मतलब टोटल जितनी आय होती है उसमें से टोटल राष्ट्रीय आय से टोटल पॉपुलेशन को भाग दे दिया जाता है। टोटल जितनी आय होती है उसमें से टोटल पॉपुलेशन को अगर भाग दे दिया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय हो जाती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय कहाँ पर है? तो गोवा में है, याद रखेंगे। गोवा वाले बीच पर जो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, याद रखेंगे। और सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी गोवा में है। समान सिविल संहिता भी लागू कहाँ पर है? मतलब आर्टिकल 44 जो है गोवा में ही लागू है। पुर्तगालियों के कब्जे में था और इन्होंने ही यहाँ पर आर्टिकल 44 लागू करके गए थे, याद रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलिए, एक और मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहूँगा। एक शगुन स्कीम चल रही है। शगुन स्कीम कहाँ पर चल रही है? तो पंजाब में चली थी शगुन स्कीम, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, मैंने यहाँ पर आपके लिए हमेशा की तरह एक नोट बनाया हुआ है।
यह मॉक टेस्ट आपके आने वाले हर परीक्षा में मील का पत्थर साबित होने वाला है। ये आपको भीड़ से अलग करेगी। आज आप यह टेस्ट पूरी ईमानदारी के साथ देंगे, यही आपसे आशा है। अगर आपको हमारे प्रयास से कुछ नया जानने को मिला तो आने वाले समय में सही समय पर हमारे मॉक टेस्ट की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑन जरूर कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट नंबर 3 में। जय हिंद, जय भारत।